हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में पेपर 4 में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल सी का चैप्टर 2 करेंगे। मॉड्यूल सी का नाम है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स। इसका यूनिट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिट 2 का नाम है डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग। तो देखिए, सबसे पहले डिलीवरी चैनल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है फिजिकल चैनल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल्स। तो फिजिकल चैनल में क्या क्या आता है? ब्रांचेस और एक्सटेंशन काउंटर आते हैं फिजिकल चैनल्स के अंतर्गत। और इलेक्ट्रॉनिक्स और रिमोट चैनल्स में आते हैं आपके एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब आता है इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो फिजिकल और डायरेक्ट चैनल क्या होते हैं? ब्रांच सबसे पहले होती है। ब्रांच को क्या बोलेंगे? फिजिकल या डायरेक्ट चैनल। ब्रांच क्या है? ब्रांच एक रिटेल लोकेशन है जहां पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कई भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। एक्सटेंशन काउंटर क्या होता है? एक्सटेंशन काउंटर बेसिकली क्या होता है? जो लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज हैं जैसे डिपॉजिट, विड्रॉल ट्रांजैक्शंस या इशू ऑफ एनकैशमेंट और ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये फुल फ्लेजेड ब्रांच नहीं होती हैं, लेकिन उसका एक बढ़ा हुआ रूप होता है जो कि थोड़ा रिमोट एरियाज में या अलग अलग जगहों पर अपना सेटअप करके ये सर्विसेज लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड। अब लॉकर सर्विसेज एक्सटेंशन काउंटर नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन ड्राफ्ट बना के दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट। क्या होता है वो चैनल दूसरा बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। तो एटीएम आप सबको पता है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें कस्टमर जो है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, बस बिना किसी कैशियर की नीड के। मतलब एक मशीन से पूरा वो कम्युनिकेट करेगा और उसके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। अब तो खैर जमा भी हो जाता है, तो जो कैश डिस्पेंशन मशीन से बोलते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन, सीडीएम, अब तो वो भी हो जाता है। खैर, तो एटीएम में क्या है? आपको बाकी फैसिलिटीज मिल जाती है विदाउट इन्वॉल्व। इंपॉर्टेंस क्या है? ये विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन कैशियर। ठीक है। टाइप्स ऑफ एटीएम क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें आपको पता है बट आप कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, चार तरह के एटीएम होते हैं। क्या होता है? व्हाइट लेबल, ब्राउन लेबल, ऑन साइट, ऑफ साइट। तो व्हाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होते हैं जो कि सेटअप, ओन और ऑपरेट कोई और करता है, कोई बैंक नहीं करता है, कोई अन्य एंटिटी करती है। एग्जाम्पल क्या है? इंडी कैश। टाटा के आपने एटीएम्स देखे होंगे, कई जगह होते हैं। टाटा बैंक नहीं है बट टाटा के एटीएम है। तो वो क्या है? वो सेटअप है, ओन है और ऑपरेट कर रहे हैं नॉन बैंक एंटिटीज, उसे बोलेंगे व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है। तो व्हाइट लेबल एटीएम क्या हो गया? जिसमें कि बैंक ना इन्वॉल्व हो, कोई थर्ड पार्टी उसको सेटअप कर रही है, उसी को ओन कर रही है, वही ऑपरेट करे, लेकिन जो काम हो रहा है वो बैंक का पूरा हो रहा है। उसमें किसी पर्टिकुलर बैंक का लोगो नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा इंडी कैश। ठीक है। ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं? ये एटीएम ओन और मेंटेन जो की जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर का, लेकिन जो स्पॉन्सर बैंक रहता है उसी का ब्रांड होता है इसमें। ठीक है। दीज एटीएम्स आर ओन्ड एंड मेंटेन बाय सर्विस प्रोवाइडर वेयर एज अ स्पॉन्सर बैंक हुज ब्रांड इज यूज्ड ऑन एटीएम टेक्स केयर ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो एटीएम की है वो कौन देखता है? कोई पर्टिकुलर बैंक देखता है, लेकिन मेंटेन और ओन किसके द्वारा किया जाता है? किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। कभी कभी बैंक के द्वारा खुद भी किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। ऑन साइट और ऑफ साइट एटीएम क्या होता है? ऑन साइट मतलब सिंपल है, अगर ब्रांच के साथ ही में लगा हुआ एटीएम है, मतलब कोई ब्रांच है, आपने कई ऐसी ब्रांचेस देखे होंगे जिसमें बाहर एटीएम भी लगा रहता है, तो उसे बोलेंगे ऑन साइट एटीएम। ऑफ साइट मतलब क्या है कि ब्रांच नहीं है, ब्रांच से दूर कहीं एटीएम लगा है, वहां सिर्फ और सिर्फ एटीएम ही है और वहां कोई ब्रांच नहीं है, तो ये क्या होता है? रिमोट एरिया को कवर करने के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफ साइट एटीएम। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यानी पीओएस टर्मिनल क्या होता है? ये कंप्यूटराइज तरीका होता है, एक मतलब मशीन होती है जैसे जिससे हम लोग स्वाइप करते हैं कार्ड्स वगैरह, एक तरह से कैश, जिससे कि कैश क्या होता है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज करके कैश के लेन देन हो सकते हैं। आप कोई शॉपिंग भी कर सकते हो और आप तो अब तो विड्रॉ भी कर सकते हो, तो वही फैसिलिटी शुरू हो चुकी हैं। जो कस्टमर होता है उसको अपना पिन कार्ड डालना पड़ता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए। जो एंड कस्टमर है उसको इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पे करना होता है, इसको ध्यान कर लीजिए। जो चार्जेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए पे करने होते हैं, बट वो मतलब बिजनेस को ओनर को पे करने पड़ते हैं। जो इंडिविजुअल है एज ए एंड कस्टमर आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। क्या चार्जेस होते हैं ये देख लीजिए। ये चार्जेस एग्जाम में आ सकते हैं आपके, सेपरेट चार्ज डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए। एक तो स्मॉल मर्चेंट है, अगर पहले डेबिट कार्ड की बात करें, डेबिट कार्ड के केस में अगर स्मॉल मर्चेंट है तो एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो स्मॉल मर्चेंट्स के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट का कैप कितना है? 0.5%। अगर फिजिकल पीओएस मशीन से, और ऑनलाइन मोड्स के लिए 0.3% फॉर क्यूआर बेस्ड। ठीक है। क्यूआर बेस्ड अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 0.3%, और अगर फिजिकल पीओएस मशीन यूज हो रही है तो 0.4%। ये किसके लिए? स्मॉल मर्चेंट्स के लिए। इसके लिए अपर कैप कितना रखा गया है? 200 रुपये। लार्ज मर्चेंट्स के लिए एमडीआर कितना है? 0.9% है फिजिकल पीओएस के लिए और 0.8 है क्यूआर बेस्ड पेमेंट के लिए।
ठीक है। इसमें इनकम, इसमें कैप कितना रखा गया, 1,000 रुपये का। जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो MDR है वो 1 से लेकर 3% के बीच में रहता है, ठीक है। ये परसेंटेज किसका है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो रही है उसका परसेंटेज है। और अपर कैप 200, और इसमें हो गया, ये अपर कैप ट्रांजैक्शन का नहीं है, ये अपर कैप है कमीशन का। सपोज ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, आपने मान लीजिए 10,000 पेमेंट किया, ठीक है, उसमें 0.4, मान लीजिए आपने 100 रुपये का पेमेंट किया तो 40 पैसे आपका बन गया। अगर 1,000 का किया तो आपका 4 रुपये बन गया। अगर 10,000 रुपये का किया तो आपका कितना बन गया, 40 रुपये बन गया, ठीक है। तो 40 रुपये ये मैक्सिमम कितना होता है, 200 रुपये तक का कमीशन, बात इसकी की जा रही है। तो ये जो अपर कैप आपको दिख रहा है ये कमीशन का कैप है, ना कि ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो ये ध्यान रखिएगा। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, उसमें कस्टमर को अपना जो ट्रांजैक्शन है मोबाइल के थ्रू परफॉर्म कर सकता है बिना बैंक विजिट किए हुए। मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो क्लाइंट्स को मिलती है उनके 3 तरीके नीचे दिए हुए हैं। पहला क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि SBI का योनो है, ICI का है, बैंक ऑफ इंडिया का, हर बैंक का होता है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, SMS के थ्रू, यानी मोबाइल बैंकिंग ओवर SMS। और तीसरा होता है USSD, जिसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इस तरीके से भी मोबाइल बैंकिंग की जा सकती है। IMPS क्या होता है, IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये 24 घंटे 7 दिन चलता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है इससे 2 बैंक्स के बीच में रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है। IMPS फंड ट्रांसफर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है। ये सर्विस लॉन्च कब हुई थी, 2010 में लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य क्या है IMPS का, जिससे कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात क्या है कि ये इंटर ऑपरेबल है अक्रॉस वेरियस बैंक एंड मोबाइल ऑपरेटर। आपका सिम कार्ड चाहे जियो का हो या एयरटेल का हो, आपका बैंक अकाउंट चाहे PNB में हो या SBI में हो या एक्सिस बैंक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंटर ऑपरेबल है, सारे बैंक्स के बीच में काम कर जाता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है IMPS का। और इमीडिएट फंड ट्रांसफर 24/7, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वर्किंग आवर्स। IMPS ट्रांसफर वाया MMID एंड मोबाइल नंबर्स। इसमें क्या होता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर IMPS सर्विसेज के लिए रजिस्टर करना, आप चाहे ऑनलाइन कर लें चाहे बैंक विजिट करके कर लें, आपकी इच्छा, ठीक है। किसी बैंक में आपको विजिट ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं रजिस्टर करने देते हैं, ठीक है। एक बार आपका जब मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा तो आपको 7 डिजिट की एक MMID कोड अलॉट हो जाएगा। MMID कोड IMPS ट्रांसफर के लिए कंपलसरी है, बस एक बार वो अलॉट हो गया फिर आप IMPS ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई एम श्योर कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। UPI से क्या होता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको सारे बैंकिंग फीचर्स वहीं पर मिल जाएंगे उसी एक सिंगल ऐप के अंदर ही, एक ही एप्लीकेशन के अंदर। ये पीयर टू पीयर और कलेक्ट रिक्वेस्ट दोनों पे काम करता है, मतलब पुश और पुल दोनों मेथड पे काम करता है। आप पेमेंट भेज भी सकते हो, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। NPCI ने इसको स्टार्टिंग में 21 मेंबर बैंक के साथ 2016 में डॉक्टर रघुराम जी राजन के अंतर्गत इसको टेस्ट किया था, मतलब पायलट लॉन्च किया था इसका, पायलट प्रोजेक्ट। पार्टिसिपेंट्स UPI में कौन कौन होते हैं, पेयर PSP होता है, पेई PSP होता है, फिर रेमिटर बैंक होता है, बेनिफिशियरी बैंक होता है, NPCI से पार्ट होता है, बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, मर्चर होता है। इतने पार्टिसिपेंट्स होते हैं UPI में टोटल। फीचर्स क्या है UPI का, ये देख लीजिएगा। इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर होता है तो 24/7 अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबल है। एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सारे बैंक अकाउंट अपने एक्सेस कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है जिससे सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहती है। इसमें कस्टमर का वर्चुअल एड्रेस रहता है, पुल और पुश, मैंने ये बताया था, पुल और पुश दोनों एक्टिविटीज़ पे काम करता है, मतलब पैसा भेज भी सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। कस्टमर को अपना डिटेल्स, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह नहीं शेयर करने पड़ते हैं बार बार, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस चल रहा है तो उसकी सेफ्टी बनी रहती है। फ्रेंड्स के बीच बिल शेयरिंग ईजी हो जाती है। कैश ऑन डिलीवरी, अब भी आप किसी काम की करवाते हैं तो आपको टूटे या चेंज के लिए परेशान नहीं होना है, आप चाहें तो सीधे UPI से पेमेंट कर दें। मर्चेंट पेमेंट जो है सिंगल एप्लीकेशन, इन ऐप पेमेंट्स हो जाते हैं मर्चेंट्स के लिए। यूटिलिटी बिल जैसे बिजली बिल, पानी बिल, ये सारे बिल्स के पेमेंट ईजी हो जाते हैं। बारकोड की हेल्प से आप पेमेंट्स हो जाते हैं। डोनेशन, कलेक्शन, डिसबर्समेंट, ये सब बहुत अच्छे से आसानी से हो जाता है। और सबसे मेन चीज़ है, कोई भी कंप्लेंट या ग्रीवेंस होने पर आप उसी मोबाइल ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू द बैंक वेबसाइट। सबसे अच्छी बात ये है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके लिए, बैंक के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बैंक के लिए अच्छी बात यह है कि एक ही सिंगल क्लिक में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो सेफ्टी बनी हुई है। एक ही एप्लीकेशन में सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेवरेज मिल रहा है, मतलब कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा काम हो पा रहा है। सेफ, सिक्योर और इनोवेटिव एनवायरनमेंट है। पेमेंट जो है वो सिंगल और यूनिक आइडेंटिफायर बेसिस पे हो रहा है और सीमलेस मर्चेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जिससे कि बैंक्स को फायदा हो रहा है। एंड कस्टमर्स के लिए क्या क्या फायदा है, एंड कस्टमर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल में।
एक ही एप्लीकेशन से हर एक बैंक अकाउंट हो रहा है तो कस्टमर को बहुत आसान है, उसे अलग अलग पासवर्ड अलग अलग ऐप नहीं मैनेज करने। वर्चुअल आईडी यूज हो रही है तो कस्टमर का जो डेटा है वो भी सेफ है उसके पास, वो भी नहीं शेयर हो रहा है। सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन है आपका, इजीली हो रही है। कंप्लेंट क्या है, मोबाइल ऐप में आप डायरेक्ट कर रहे हो तो कस्टमर के लिए वो भी आसान है, उसे बैंक वेबसाइट पर कंप्लेंट नहीं करनी है। मर्चेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, देखिए विन विन सिचुएशन है, बैंक को भी फायदा, मर्चेंट्स को भी फायदा, कस्टमर को भी फायदा। मर्चेंट के लिए क्या है कि जो फंड कलेक्शन है कस्टमर से वो बहुत सिंपल हो गया है। जो रिस्क है वो कस्टमर का उसे अपने पास, क्योंकि वर्चुअल चीज़ों से वो डील कर रहा है, वर्चुअल से डील कर रहा है तो उसे कस्टमर का डेटा है उसको रखना नहीं अपने पास, रखना नहीं है तो उसकी सेफ्टी की भी चिंता नहीं उसको। कस्टमर्स के पास क्या है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो ना हो वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी यूपीआई एक्टिवेट करके अपना काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के लिए बहुत आसान हो गया ट्रांजेक्शन, कैश ऑन डिलीवरी है, कलेक्शन का ईजी हो गया, चेंज का प्रॉब्लम खत्म हो गया। सिंगल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिंगल क्लिक में हो रहा है, इन ऐप पेमेंट्स हो रहे हैं, व्हाट एल्स यू वांट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इंटरनेट बैंकिंग पे। इंटरनेट बैंकिंग क्या बोलते हैं, इसको ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, ई बैंकिंग बोलते हैं, नेट बैंकिंग बोलते हैं। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं जिससे कस्टमर्स जो है वो सारा जो भी एक्टिविटी वो ब्रांच में करते हैं वो सारी घर बैठे कर सकें, ओवर द काउंटर जाने के बजाय वो ओवर देयर लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल कर सकें। ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, एक तो उसमें एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑनलाइन मिल रहा है, जिस टाइम आपको बैंक में लाइन नहीं लगानी स्टेटमेंट के लिए, आप जब चाहो जितने टाइम का चाहो स्टेटमेंट निकाल लो विदाउट एनी चार्जेस। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप ऑनलाइन खोल सकते हो उसको खत्म ऑनलाइन कर सकते हो फिक्स अकाउंट्स को। यूटिलिटी बिल वगैरह ऑनलाइन पे कर सकते हो, मर्चेंट पेमेंट कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो, जनरल इंश्योरेंस ले सकते हो, अपने मोबाइल डिटेल्स आदि के मोबाइल जो रिचार्ज है वो कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या क्या है इंटरनेट बैंकिंग के, एक तो अवेलेबिलिटी कि ये जो बैंकिंग सर्विसेज है ये थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द डे 24/7 अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू विजिट द ब्रांच, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वर्किंग आवर्स। जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ज़्यादातर सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। जो अकाउंट बैलेंस है वो आप कभी भी चेक कर सकते हो, आप कभी भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक ओपन होने का वेट आपको नहीं करना है। इजी टू ऑपरेट है, कन्वीनियंट है, टाइम बचाता है, एक्टिविटी ट्रैकिंग है सबसे बड़ी बात, जो भी आप एक्टिविटी उस पर कर रहे हो आप ट्रैक कर सकते हैं, कुछ गलती हो जाए तो आप उसको बैक में जाकर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। With this, we have come to end. I hope you like the session. In case if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. I would love to have a feedback from you. Thank you so much for your valuable time and do subscribe to our channel, that is Bawal Banking Classes.